स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल के फंडे पे। तो जो बच्चे एसएससी जेईई मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, 26 फरवरी का उसका एग्जाम होने वाला है, तो उन लोगों को मैं एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कैसे आप लोग 300 में 200 नंबर से ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं, जिससे कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए। उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए और पूरा चैनल को देखिए, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। गारंटी है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। जो बच्चे 210 नंबर का ऑलरेडी पाने की उम्मीद रख रहे हैं, उनका 240 तक हो जाएगा। जो 150-60 के रेंज में जा रहे हैं, उनका 180-190 आराम से जाने वाला है और वो 200 भी जाएंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है, तभी मैं आप लोगों के साथ बताता हूं। अगर मैं अपने क्रेडिबिलिटी के बारे में बताऊं तो मैंने एसएससी जेईई 2016 में 214 नंबर पाया था सिविल इंजीनियरिंग से, यही अप्रोच फॉलो करके। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से जब चीजें शेयर की कि मैंने कैसे नंबर पाया, तो उन लोगों ने भी 190 180 के रेंज में पाया और वो लोग भी एसएससी जेईई में सेलेक्ट हुए। बाद में वो लोग दूसरे डिपार्टमेंट में भी सेलेक्ट हो गए, तो वो कहीं और भी काम कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और आगे चलिए, शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटजी अगर आप देखते हो तो ये आपको अदर एग्जाम में भी काम आने वाली है। देखिए, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था, अपने और वीडियोस में बात किया है कि किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए बेसिक 3 चीज सबसे ज्यादा पहले जरूरत है स्ट्रेटजी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही बनती है। कि पहले तो आपको समझना है एग्जाम की क्या अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम क्या डिमांड करता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। फिर अपने आप की अप्रोच समझिए, अपने आप को समझिए, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। फिर आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली एनालाइज करके तब स्ट्रेटजी बना सकते हो। उसके बेस पे मैंने बनाया। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा एग्जाम के बारे में। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर एसएससी जेईई की बात करूं तो 3 घंटे का पेपर, 300 मार्क का पेपर है, 2 घंटे का पेपर। एक्चुअली में 360 नंबर का आता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट 300 नंबर करना है। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 अटेम्प्ट करना है। आप सेक्शन में बटे होते हैं, क्वेश्चन 1 2 3 होता है। उन क्वेश्चन के अंदर भी सब सेक्शन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 60 नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी होते हैं, कभी कभी होता है, और इनके जो रेंज होते हैं 10 15 20 और 25 नंबर तक के जनरली होते हैं। कभी कभी सिर्फ 2 क्वेश्चन भी पूछा, जो कि बहुत ही रेयर है। उस सिचुएशन में 30 और 30 मार्क्स का पेपर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप एनालाइज करें तो इस एग्जाम में आपको जो स्ट्राइक रेट चाहिए, अगर आपका लिखने का रेट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, वो होता है 1 मिनट में आपको 2.5 नंबर अटेम्प्ट करना है। अगर आप 300 नंबर का टारगेट कर रहे हो, मतलब 1 मिनट में आपको 2.5 नंबर के लिए लिख देना है। ओवरऑल अगर देखें कि आप अगर पर क्वेश्चन को ना देख पाओ, नंबर ना देख पाओ, तो ओवरऑल एक क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, सब सेक्शन को 60 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 24 मिनट का समय मिलता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एनालिसिस की बात करता हूं। मैंने एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग का लिया है। जो बच्चे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के हैं, वो भी अपने चाहे तो पुराने पेपर्स को निकाल के देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कैसे करना है। मैंने 2018 19 20 का पेपर लिया। मैंने 360 नंबर का पूरे पेपर, जैसा कि पेपर आया था, उसके सारे क्वेश्चंस के नंबर जोड़े कि कितना न्यूमेरिकल था, कितना थ्योरी था। जो वेटेज एवरेज निकल के आया वो 238 नंबर न्यूमेरिकल आ रहे हैं और थ्योरी लगभग 122 नंबर का है। इसको अगर आप एवरेज में देखते हैं परसेंटेज, तो 66% आपका न्यूमेरिकल है और 34% आपकी थ्योरी आ रही है। अब अगर इसको हम 300 में देखें तो न्यूमेरिकल आपका 200 नंबर का है, प्लस माइनस 10-15 नंबर ऊपर हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं उसकी, 200 एग्जैक्ट ही होगा। और थ्योरी भी आपका प्लस माइनस 15 हो सकती, 100 नंबर की है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि अगर आपको एग्जाम में 200 नंबर से ज्यादा बनाना है, तो आप सिर्फ थ्योरी के बेस पे नहीं निकाल सकते, आपको न्यूमेरिकल तो अटेम्प्ट करना ही करना है। जो बच्चे न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे हैं, उनको थ्योरी पे थोड़ा सा वर्क कर लेंगे तो वो आराम से 230 240 पा सकते हैं। जो बच्चे थ्योरी में हैं अच्छे, लेकिन उनको न्यूमेरिकल अभी काम नहीं किया है, उनके लिए अभी आगे मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, तब भी उनको बेसिकली ये बता सकता हूं कि आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना ही पड़ेगा। इस 1 महीने में आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो भी आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे आपके एग्जाम में 60 से 70% क्वेश्चन ही मिल जाएंगे पूरे। मैं एकदम साफ साफ कर डाटा नहीं दूंगा मैं आपको, लेकिन टॉपिक ऐसा दूंगा। तो आप लोग इसके 2-3 दिन के बाद देखिए वीडियो आएगा। तो एक ही आइडिया लग गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही मैं बताऊं तो टोटल 12 सब्जेक्ट सिलेबस बांटा हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, सर्वे है, सॉयल है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर, कंक्रीट, आरसीसी, स्टील। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 साल का फिर से एनालिसिस किया है कि कितने नंबर का आया है। तो ऑन एन एवरेज जो आप वेटेज देख पा रहे हो वैसे हो, सॉयल का वेटेज देखिए काफी अच्छा है। सॉयल आप देखेंगे 95 90 95 आ रही है, तो मैंने ओवरऑल 80 नंबर माना। हाइड्रोलिक्स और इरिगेशन 30,
नंबर का। इसका मैं भी एक अलग एनालिसिस देने वाला हूँ। यहाँ पे एक मैं बात बताना चाहता हूँ, यहीं पे याद आ गई, कि जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं या और भी एग्जाम की, उनको थोड़ा समझना होगा कि सारा सिलेबस एसएससी में नहीं है। जैसे कि आपको सीपीएम पर्ट नहीं पढ़ने की जरूरत है, वो नहीं आता इसमें, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में ये सीपीएम पर्ट वाला आपका होता है। यहाँ पे आपको वैल्यूएशन तो आएगा, जो सिंकिंग फंड वगैरह इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये आपका आता है। दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सोम की एनालिसिस बहुत ज़्यादा नहीं आती, जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, या सोम का उपयोग होगा लेकिन डायरेक्ट सोम नहीं आती है, जो आई सेक्शन वगैरह है या स्प्रिंग वगैरह है, ये सब चीज़ें नहीं आती। तो आप इस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा घटा भी सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे और रेलवे तो है, लेकिन एयरपोर्ट नहीं है, तो आप ये हटा सकते हो। अर्थक्वेक नहीं होगा आपका, तो ये सब टॉपिक आप हटा के अपना सिलेबस को और थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा सा मैंने बनाया कि हर जो टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हर क्वेश्चन में सब्जेक्ट कैसे मिक्स होके आते हैं। जनरली आप देखोगे तो इन्वायरमेंट सॉइल इरिगेशन 2018 में था। इसमें जो मैं, आप इससे देख लीजिए, मैं जो मेन चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि स्टील और स्ट्रक्चर आरसीसी, ये जो मेनली है, ये 5वें 6ठे क्वेश्चन में आता है और मोस्टली 6ठे में आता है। तो जो बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगता है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इन 5 को भी अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उनको बहुत टेंशन लेकर वो, लेकिन अगर इसको सीख लेते हैं वो, तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल से भागते हैं, तो उनको प्रेशर मैनेजर है, तो भी वो 200 नंबर से ऊपर पा सकते हैं। ये एक बना दिया मैंने। अब एक कंक्लूजन क्या निकला मेरा इस एनालिसिस से, आप ये देखिए कि अगर मैंने 4 कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि सॉयल इरिगेशन हाइड्रोलिक्स, अगर आप इसका न्यूमेरिकल और थ्योरी सब तैयार कर लेते हो, तो आप 125 प्लस माइनस 15 नंबर तो पा सकते हो आराम से। 125 प्लस माइनस मतलब आप 110 से 130 नंबर आराम से पा जाओगे। स्टील स्ट्रक्चर आरसीसी अगर आपका तैयार है, तो आप 100 नंबर का और टारगेट कर सकते हो। इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्वे है, तो ये आपका 85 प्लस माइनस में और हो जाएगा। और बीएमसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये आपको 50 प्लस माइनस ये दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो बच्चे स्टील स्ट्रक्चर आरसीसी के लिए नहीं है, वो 100 नंबर अगर घटा भी देते हैं, तो भी 360 में से अगर आप 100 घटाते हैं तो 260। इस 260 में भी आप अगर इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, तो भी आप आराम से 200 प्लस नंबर पा सकते हो। यही मैं दिखाना चाह रहा था। तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप लोग बार बार सोचो मैं 360 में क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए 360 में ही आपको 300 पाना है, तो इसमें से ही ओवरऑल घटाऊंगा मैं। अगर अब इस हिसाब से अभी आप लोग क्या कीजिए, सारे बच्चे बैठिए और देखिए कि इसमें से आपको क्या क्या आता है। जैसे कुछ बच्चे होंगे उनका सॉइल इरिगेशन हाइड्रोलिक्स तैयार है, तो उनका लगभग 125 नंबर का चीज तैयार है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो। उसके बाद आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन तैयार है, तो आपका 50 नंबर और तैयार है। फिर अगर आपका इन्वायरमेंट, मान लीजिए सॉइल की बात हमने कर ली, एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर ली, इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन और सर्वे, ये भी इजी टॉपिक है, तो आप 85 नंबर और तय कर सकते हैं। तो जिनको परेशानी हो इसको लेके आप पहले ये तैयार कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, बचे हुए टाइम में आप ये कीजिए। एक साथ सब पे मत टूट पड़िए, ठीक है। क्योंकि अगर आप जंबल्ड होके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जंबल्ड होके नहीं आते, क्वेश्चन क्यूमुलेटिव फॉर्म में आते हैं। किसी क्वेश्चन सेक्शन का अगर 1 2 3 4 क्वेश्चन है, अगर आपने 2 अटेम्प्ट कर लिया और 2 नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपके 2 खराब हो गए, क्योंकि अब आप इसको काटोगे तो समय बेकार होगा। इनको नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो आपके 30 नंबर तो ऐसे ही छूट गए। तो आपको क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना है। अब इसलिए मान लीजिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब आपको थ्योरी अगर पढ़नी है, तो आपको थ्योरी सिर्फ पढ़नी है, तो बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट टेस्टिंग वगैरह होती है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल में ये सब है, तो आप यहाँ से सिर्फ थ्योरी पढ़ सकते हो। कोई बच्चा जो सिर्फ न्यूमेरिकल लगाना चाहता है, तो आप स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, हाइड्रोलिक सर्वे, यहाँ पे 90% क्या 100% आपके न्यूमेरिकल ही आते हैं। थ्योरी और न्यूमेरिकल सॉइल से आपको पढ़ना है, इरिगेशन से पढ़ना है, एनवायरमेंट से पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन से पढ़ना है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से पढ़ना है। इसमें वैल्यूएशन पे न्यूमेरिकल भी होते हैं और एस्टिमेशन कॉस्टिंग का है, इसमें डिप्रिसिएशन, स्क्रैप वैल्यू वगैरह पे थ्योरी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इस हिसाब से आपने एक पूरे एग्जाम का क्रक्स मैंने निकाल के आप लोगों के लिए दे दिया है। अब इस पे हम आते हैं कि व्हाट शुड बी द अप्रोच। यहाँ पे हम लोग एग्जाम तो समझ गए, और अब बच्चों ने अपने आप को भी समझ लिया होगा कि मुझे न्यूमेरिकल, आपको जिसको जो टॉपिक पसंद आ रहा है उससे आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे क्या पसंद है। मतलब आपको न्यूमेरिकल अप्रोच पसंद है, आपको थ्योरी अप्रोच पसंद है, या आपको कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल थ्योरी के साथ में पसंद है। इससे आप अपना एनालिसिस कर लिए। अब बनेगी क्या, अब बात आती है अप्रोच क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द एग्जाम एंड इन द एग्जाम। अभी 1 महीने का समय है,
तो इसके लिए अगर आप देखें कि यहाँ पे देखिए दो केस एक्चुअल में लिए हैं। एक ऐसे बच्चे जो अभी फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गए या एग्जाम अभी आने भर में 1 महीने का समय है, वो भी तब तक भी प्रिपेयर्ड हो, ऐसा कि उनको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों में अच्छे हो, मतलब उनको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा कि न्यूमेरिकल आया थ्योरी है, वो घबराने वाले नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूर्ण रूप से प्रिपेयर्ड नहीं हो पाए होंगे, लेकिन अगर उनको न्यूमेरिकल मिलता है तो उनकी उसमें अप्रोच अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा सा लिखने में कमजोर हैं, तो उनकी थ्योरी में थोड़ा सा लिटिल बिट मैं बोलूँ डाउन है। और कुछ बच्चे ऐसे जिनका थ्योरी में बहुत अच्छा होगा, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, वो लिखना चाहते होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में बहुत टफ पे नहीं फोकस है, तो उनके लिए भी एक केस स्टडी मैंने बनाई हुई है। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले उस टाइप के बच्चों की जो दोनों के न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों में खुश हैं, तो न्यूमेरिकल थ्योरी अगर आप दोनों के लिए खुश हैं तो आपके लिए मैं ये कहूंगा कि आपको न्यूमेरिकल का चांस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आपने 10 नंबर या 15 नंबर किया तो आपको 10 में 10 भी मिल सकता है, 10 में 9 भी मिल सकता है, अगर आपने अच्छे से कर दिया। ये पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि न्यूमेरिकल में नंबरिंग अच्छी होती है, लेकिन अगर वही 10 का थ्योरी करने जाओगे तो हो सकता है बहुत अच्छा लिखो तो भी 8 नंबर मिले, या थोड़ा कम ही होगे तो 7 या 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पहला स्टेप ये करना है कि आपको 2-3 मिनट पेपर अच्छे से देखना है, तुरंत हड़बड़ाना नहीं है, और वो देखना है कि किस क्वेश्चन में या तो थ्योरी बिल्कुल भी नहीं हो, नहीं आपके लिए नहीं, ये दूसरी स्ट्रेटजी होगी कि आपको 300 नंबर का पूरा पेपर आ ही रहा है, आप तो वो वाले बच्चे हो ना कि आपको थ्योरी न्यूमेरिकल सब आ रहा, तो आपको थ्योरी से घबराना नहीं है और न्यूमेरिकल से भी नहीं घबराना। तो आप वो देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन, जैसे अब सारे क्वेश्चन 60-60 नंबर के ही होने वाले हैं, किसी में लेंदी ज्यादा है, किसी में छोटे छोटे पूछ लिया है, तो आपका समय कम किस में लग रहा है, आपको ऐसे ऐसे सेक्शन को सेलेक्ट करना है और उन पर लग जाना है तुरंत। ठीक है, फिर क्या होता है कि एग्जाम में कंडीशंस बदलती रहती हैं, हो सकता है आपको बहुत गर्मी लग रही है या कोई बीच में परेशान कर दिया, कभी आपकी पेन खराब हो गया, कुछ भी हो गई है, उस चीजों को देखते हुए स्ट्रेटजी बीच में बदलनी भी पड़ सकती है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा कि अगर आपको 300 नंबर का अटेम्प्ट करना है तो आपको पहले 90 मिनट में, 1.5 घंटे के पेपर में आपको 2 घंटे का 200 नंबर का अटेम्प्ट करना है। इसको अगर आप देखोगे तो पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे आपको 225 का अटेम्प्ट लेना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 200 नंबर का अटेम्प्ट करने को बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ये 200 नंबर बहुत केयरफुली सॉल्व करने हैं, इसका न्यूमेरिकल और इसमें पूरा न्यूमेरिकल आपको करना है, जिससे कि आपका जो नंबर हो इसमें 180 या 170 के रेंज में आप नंबर पा जाओ। ये ऑलरेडी आपको टारगेट करना है। आपको थ्योरी इसमें लिखनी ही नहीं है इस 1.5 घंटे में। अब आपको लास्ट के 30 मिनट में 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है। ये मैंने इसलिए किया कि लास्ट में वैसे भी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब होती है और क्या कहते हैं अटेम्प्ट की स्पीड भी बढ़ जाती है, हमारी लिखने की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो क्या है कि यहाँ पे आपको 100 नंबर अगर आप अटेम्प्ट पूरा कर जाते हो, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको अटेम्प्ट पूरा करना है। आपके पास 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन भी हैं और आपके पास समय कम है, तो आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे लिखने के बजाय आपको दोनों क्वेश्चन पूरा लिखना है। अगर आप इसको एक को बहुत अच्छा लिखोगे तो 10 में 8 मिल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा गंदा लिखते हो लेकिन मटेरियल पर्याप्त है, सफिशिएंट, आपने पेज भरा हुआ है पॉइंट के साथ, तो आपको होता है इसमें 5 नंबर मिले, इसमें 5 नंबर मिल जाए, तो दोनों में 10 नंबर मिल जाएगा, तो भी आपको 2 नंबर का फायदा है। तो आपको ये समझना है कि आपको लास्ट के 30 मिनट में ये देखने के बाद ये अप्रोच बनानी है कि अभी जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें आपका सीक्वेंस बदल सकता है, थ्योरी का लिखने का तरीका बदल सकता है। आपने सोचा होगा बहुत ज्यादा लिखने को, लेकिन आप कंटेंट कम लिखोगे, लेकिन आप 300 नंबर का पूरा अटेम्प्ट करोगे। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आपको 300 नंबर का पूरा अटेम्प्ट करना है। उन बच्चों को जिनको हर क्वेश्चन का जवाब मालूम है, कंटेंट कम हो जाए चलेगा, क्वेश्चन नहीं कम होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर में लिखने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक आपकी कॉपी का मैंने पेज बनाया, इधर आपकी नंबरिंग के लिए बटा रहता है। आपने क्वेश्चन मान लीजिए मैं 1 लेता हूं, इसका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। पहला न्यूमेरिकल है, फिर थ्योरी है, न्यूमेरिकल है और फिर न्यूमेरिकल है। आपने ये क्वेश्चन चूज किया, तो आप पहले क्वेश्चन 1 ऐसे लिखो, आप पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, ए कर दो, इसे आप थ्योरी छोड़ दो अभी, आप फिर सी सॉल्व करो, फिर डी करो, अगले पेज पे जा सकता है। ठीक है, ये कर दो आप। अगर आपको इन तीनों पे पूरा गारंटी है कि ये मेरे तीनों बहुत अच्छे नंबर लाके आने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे ही जहां भी ये खत्म होगा उसके नीचे ही आपको थ्योरी के लिए बी लिख के पेज छोड़ देना है। आपको यहाँ पे आंसर, आपको तो क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मालूम होगा कितना जगह लेगा ये, तो आप आंसर छोड़ दो। इसका बेनिफिट ये है कि आपको एग्जामिनर की माइंड को समझना है, उसको नंबरिंग देना है। अगर आपका ये कंटेंट अच्छा होगा,
अगर इसमें 20 में 19 नंबर दे रहा है, 10 में 9 नंबर दे रहा है, 10 में 8 नंबर दे रहा है, तो थ्योरी आपकी राइटिंग खराब भी होगी, लेकिन कंटेंट अच्छा है तो 10 में वो आपको 7 नंबर तो दे ही देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी के साथ लिखोगे तो हो सकता है इसमें आपको 10 में 5 नंबर मिले। तो आपको इस 3 का एडवांटेज इसमें लेना है, लेकिन आपको थ्योरी अभी नहीं लिखनी है, थ्योरी आपको बाद में लिखनी है। दूसरी चीज, जब आप 200 नंबर का अटेम्प्ट कर लोगे तो 200 में आपका पूरा न्यूमेरिकल होना चाहिए। ऐसे आपने क्वेश्चन 1 में छोड़ा होगा कहीं थ्योरी के लिए, क्वेश्चन 2 में भी छोड़ा होगा आपने थ्योरी के लिए, क्वेश्चन 3 में भी छोड़ा होगा। अब आपका जब लास्ट का 30 मिनट बचा तो आप पेपर देखिए कि आप थ्योरी मेरे 5 बाकी है, मेरे 5 सेक्शन में 5 में थ्योरी बाकी है, मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो आपको सब में जितना लिख सकते हो मैक्सिमम राइटिंग खींचते हो। अगर बाई चांस यहाँ तक आपका बचा और यहाँ क्वेश्चन खाए तो आप यहाँ ऐसे लाइन खींच सकते हो। ये पूरा भर गया कोई बात ही नहीं है, ये लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन आपको सब में भर देना है। ठीक है, सब में अच्छे से लिख देना है। राइटिंग खराब होगी चलेगी। तो आप क्या देखते हो कि अगर आपने 200 नंबर में, शुरुआत के 200 नंबर में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया तो आप 170 से 180 पा सकने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा वाला, अगर आप 100 नंबर का अटेम्प्ट लेने जा रहे हो, बाई चांस मैं कह रहा हूँ कि स्पीड इतनी नहीं बन पाती है और आपसे 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, तो आप 80 से 90 नंबर का ही अटेम्प्ट कर पाते हो। और राइटिंग बहुत अच्छी नहीं, अगर मैं इसमें आपका मान लूँ कि इसमें बस आपको 50% भी नंबर मिलेगा तो आपको 40 नंबर इसमें मिलेंगे, 40 नंबर भी मिलते हैं। तो आपका ये 40 नंबर ऐड होते हैं कितना बन जाएगा, 210 से 220 बन जाएगा। ठीक, तो आपको 210 से 220 नंबर मिल जा रहा है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी राइटिंग पे अगर कमांड कर ली तो ये 220 से 240 के रेंज में आपको नंबर होने वाले हैं। ये तब होगा जब आप 300 पूरा अटेम्प्ट करके आओगे, छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये हो गया पहले टाइप के बच्चों के लिए। अब मैं दूसरे टाइप के बच्चों पे आता हूँ। दूसरे टाइप के बच्चे वो हैं जो न्यूमेरिकल में अच्छे होंगे लेकिन अभी पूरा प्रिपेयर नहीं करना, मतलब कि आप थ्योरी से हल्का फुल्का घबराते हो कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं। तो उनके लिए जो बात है, देखिए आपका न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा है तो आपको क्या करना है, फिर आपको भी 2 से 3 मिनट का समय देना है और कैसे क्वेश्चन को सिलेक्शन को डिसाइड करना। मैंने जो पहले बताया कि अगर आपने 2, 3, 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बाकी नहीं आ रहे, तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है। पहले समझना जरूरी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को चूज करना है जिसमें या तो थ्योरी पूछी ही नहीं गई हो या थ्योरी पूछी गई है लेकिन उसका नंबर कम हो। भाई 10 से 15 नंबर का है कि बाई चांस आप नहीं भी लिख पा रहे हो तो आपको बहुत नुकसान नहीं हो। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा अटेम्प्ट घटा दिया है। मैंने अटेम्प्ट इसलिए घटाया कि आपको वैसे भी पेपर में शायद पूरा अटेम्प्ट, पूरा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, पूरे टॉपिक नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप 300 नंबर का टारगेट करोगे तो आपको प्रेशर बना रहेगा। और क्या हो सकता है कि आपको एक तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है 30 से 40 नंबर का, एक तो वो प्रॉब्लम है आपके साथ। दूसरा ये कि आप प्रेशर में हो कि मुझे पेपर नहीं आ रहा है। तो जो 300 नंबर के हिसाब से जाने पे जो 2.5 नंबर होता है 1 मिनट के लिए, वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा। लेकिन अगर आप वही 40 नंबर का मान लेते हो कि मुझे 40 नंबर चलो छोड़ना है, मैक्सिमम मैं 40 नंबर तक छोड़ भी सकता हूं, तो अब आपको 260 नंबर करना है। 260 नंबर करना है 120 मिनट में। ठीक है, तो ये लगभग आपका 1 नंबर पे 2 मिनट, 2 पॉइंट कुछ समथिंग का आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पर मिनट जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा थ्योरी वाले पोर्शन को भी, न्यूमेरिकल आप बहुत ही केयरफुली सॉल्व करोगे। थ्योरी तो अभी आपकी बाद में आएगी, आप न्यूमेरिकल को भी बहुत कैलकुलेशन साथ सॉल्व करोगे। कि आपका पहले 1.5 घंटे के लिए मैंने टारगेट दिया 180 का, पहले वाले बच्चों को मैंने 200 का दिया था, आपको मैंने टारगेट दिया 180 का। और ये 180 आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको इसमें 160 से 170 नंबर लाना ही लाना है। ठीक है, ये इसमें आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, आपको थोड़ा सा डायग्राम बना देना है, बॉक्स में आंसर कर देना, ये पहले वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो इससे आपको 160 से 170 नंबर मिल जाएगा। रही बात तीसरे में, अब क्या है जो लास्ट के 30 मिनट में, उसमें आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं। जो लास्ट के 30 मिनट हैं, इसमें अब आपको देखना है कि 2 क्वेश्चन होंगे आपके सामने। मान लीजिए 30 मिनट में मैं आपको कई क्वेश्चन आप कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन आए कि एक तो होगा जिसके बारे में कुछ नहीं पता है और एक होगा कुछ पता होगा। ये क्वेश्चन 10 नंबर का हो सकता है, ये क्वेश्चन 15 नंबर का हो सकता है, या ये हो सकता है 15 नंबर का हो और यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। अगर आप सॉल्व करने गए
तो क्या होगा, आप थ्योरी लिख तो दोगे लेकिन गलत लिखोगे तो नंबर 0 मिलेंगे। तो वहां पे आपको नंबर नहीं देखना है, वहां पे आपको क्या देखना है कि किसके बारे में पता है और जिसके बारे में आप लिख सकते हो, जिससे कि अगर आप इसको फिर अच्छे राइटिंग में लिखो, ये मान के कि एक मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा तो इसका समय आपको यहाँ मिलेगा, तो इसके साथ इतनी अच्छी राइटिंग के साथ लिखिए कि जो आप गंदी राइटिंग बोले, मैं गंदा सब नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन गंदी राइटिंग हड़बड़ाहट वाली राइटिंग में लिखते आप तो आपको कंटेंट उसी पे 15 में जो 8 नंबर मिलते, आपको अच्छा कंटेंट करने पे 15 में 11 नंबर मिल जाए, 12 नंबर मिल जाए। क्यों? इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ आपके 4 नंबर बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे अगर आप करते तो यहाँ समय इसका भी चला जाता और नंबर भी 0 या 1 नंबर मिलते, तो फायदा क्या होता। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपको तो इससे क्या निकलता है कि 90 मिनट की जो शुरुआत में आप 160 से 170 नंबर ले आओगे, और बचे हुए मैं जो कह रहा हूं कि आप मान लो सिर्फ 80 नंबर का अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, आप 80 नंबर का अटेम्प्ट किया आपने, या मान लीजिए 60 से 70 नंबर का अटेम्प्ट किया और इसको आपने अच्छी राइटिंग में लिखा, तो मैं ऑन एवरेज इसमें 45 नंबर ले रहा हूं, ठीक है, तो भी आप देखोगे इसका रेंज आपका 215 नंबर तक आ जाता है। अब आप कहेंगे मैं पहले वाले बच्चों से आपको नंबर कम दे रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा आ भी कम रहा है, यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, लेकिन आपकी इफिशियंसी पहले वाले से ज्यादा है। पहला वाला 300 अटेम्प्ट कर रहा था तो वो नंबर पा रहा था 240 मैक्सिमम, और आप अटेम्प्ट कर रहे हो 260 नंबर का या 280 नंबर का, उसमें आप 215 नंबर पा रहे हो, तो आपकी इफिशियंसी ज्यादा है। और मैं यही वाला कैटेगरी का था, मैं 214 नंबर खुद पाया था और मेरे अटेम्प्ट थे 265 नंबर के, मैं पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाया, तो मुझे आज सब रहा था लेकिन मेरे पास स्पीड नहीं थी, तो मैंने लास्ट में 2 टॉपिक क्वेश्चन ऐसे छोड़े 15 नंबर वाले और एक 10 नंबर वाले, ऐसे कि मैं बाकी को अच्छे से लिख सकूं। तो यहाँ पे ये बच्चे भी समझ गए होंगे मेरे साथ सेकंड केस वाले कि इनको भी 200 प्लस में मैं दिला रहा हूँ, और आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप भी 235 तो मैक्सिमम मैं कह रहूँगा आपके लिए रेंज हो जाएगी, आप 215 नंबर तो आराम से आप पा सकते हो, ठीक है। अब बाकी अगर आप अपने आप की पढ़ाई अभी 1 महीने में इम्प्रूव कर लोगे तो आप भी पहले वाले में जा सकते हो। इसमें सबका टारगेट 200 नंबर प्लस होना चाहिए, और बाकी आपका जो प्री का है इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो, जैसे कुछ बच्चे प्री में 120 150 पा रहे हो, कोई 110 पा रहा होगा, तो वहां का भी एडवांटेज आपको यहाँ पे काम देगा, इस हिसाब से अपना प्रेशर रिलीज कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे टाइप के बच्चों की, ठीक है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, जो थोड़ा सा लेस प्रिपेयर्ड है न्यूमेरिकल को लेकर थ्योरी के, तो उनको सबसे पहले ही मैंने बताया था कि देखिए ऐसा है, न्यूमेरिकल के बिना आपका काम तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका कम है, इसका वेटेज ज्यादा है, तो बिना न्यूमेरिकल के 200 नंबर तो आप पाओगे नहीं। लेकिन अभी आपको घबराना नहीं, मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ कि क्या क्या कर लेना है। पहली बात तो ये है, पेपर में आपको भी वही चीज करना है, 2 से 3 मिनट का समय दीजिए, उसमें क्या देखोगे आप, ऐसे क्वेश्चन पहले चूज करो जिसमें थ्योरी हो ज्यादा, पहली बात तो ये। और बाई चांस अगर न्यूमेरिकल है भी तो न्यूमेरिकल बहुत ही कम नंबर का हो और सिंपल नेचर का हो, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया कि डेप्थ पूछ लिया है, वेल के बारे में डिस्चार्ज पूछ लिया, थीम्स और डुपिट्स का फॉर्मूला पूछ लिया, जिसका फॉर्मूला एक फिक्स फॉर्मूला है, उसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि 4-5 फॉर्मूले नहीं यूज हो रहे हों। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई एक फॉर्मूला यूज होता है वो डायरेक्ट कहा जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक फॉर्मूला यूज करते हो उससे आंसर आके वो दूसरे में जाता है, दूसरा आंसर आके तीसरे में जाता है, जैसा कि आपके स्टीलो स्ट्रक्चर में होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ कहे जाते हैं, इवन आरसीसी में भी ऐसा कहा जाता है। तो आप इन 3 को छोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने एनालिसिस दिखाया, छठे के क्वेश्चन के आसपास आता है तो आप छठे को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप करोगे गलत हो गया कैलकुलेशन तो आपके नंबर 0 हो जाएंगे। अच्छा हुआ तो नंबर पूरे भी मिलते हैं, ये भी मैं कहूंगा। तो अब आपको पहले 5 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। दूसरी चीज मैंने ये बताया कि सॉयल हो गया, इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलिक्स, एफएम में क्या कहते हैं ओपन चैनल फ्लो के बारे में आ जाता है कि ट्रेपोजाइडल सेक्शन है, इसमें डिस्चार्ज बताइए, मैनिंग कांस्टेंट के बारे में बात करता है। ट्रांसपोर्टेशन में आपका एसडी ओएसडी वाले क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ज्यादा नॉर्मल तरीके से सोचना है, तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल कर सकते हो। सर्वे को मैं इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा केयर, जैसे इंटरनल एंगल मेथड आता है, ये एंगल और डिग्री प्लस मिनट में कभी कभी होता है कि हम 30 और 60 को दशमलव वगैरह कर देते हैं, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेटर में। तो आप सर्वे को इसलिए थोड़ा सा केयरफुली आपको सॉल्व करना होगा, इसलिए आप सेकंड नंबर पे इसको रखिए प्रेफरेंस में। पहले आप न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व भी करना है, मजबूरी है, तो सॉइल इरिगेशन हाइड्रोलिक्स के सॉल्व कीजिए, दूसरे पे सर्वे के सॉल्व कीजिए, तब भी अगर नहीं हो पाता है काम आपका, तब आपको स्टील स्ट्रक्चर पे जाना है, ठीक है।
थोड़ा सा आपके लिए मैं स्ट्रेटजी दिखा दूं क्या होगी। आपको जो है पहले देखिए, आपको 230 से 260 नंबर का अटेम्प्ट लेना है। 230 से 260 इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपको वैसे ही न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, तो इससे घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं कि नहीं मेरा अटेम्प्ट कम कर रहा है। मैंने बार बार बोला कि अटेम्प्ट कम होने से एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपके पास पर क्वेश्चन टाइम बढ़ जाता है, तो आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। तो आपको जो पहले 90 मिनट है, उस 150 नंबर 90 मिनट में आपको 160 नंबर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 160 में आपका जो वेटेज होगा थ्योरी का, वो 80 से 90 की थ्योरी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी न्यूमेरिकल थ्योरी इतनी आ रही है, तो आपको थ्योरी पूरी करनी है। आपको अब थ्योरी नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल में आपकी अप्रोच कम है, न्यूमेरिकल आपने गलत कर दिया तो नंबर कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी में आप कुछ भी लिखोगे जो कि पॉइंट वाइज हो, सही मैटर हो, तो आपको 10 में 6-7 तो कुछ ना कुछ तो मिलना है। अच्छी राइटिंग में लिख दिया, थोड़ा सा जरूरत पड़ती है वहां डायग्राम की, टेस्ट वगैरह का थोड़ा क्यूब बना दिया, उसके मशीन का भी बना दिया, स्प्लिट सिलेंडर वगैरह आया तो ऐसे बना दिया, जो भी चीज है, तो आपको ये 80 में भी आपको जो है आप ऑन एन एवरेज 65 से 70 नंबर पा सकते हो, आराम से पा सकते हो, ये थ्योरी का। बाकी आपने इसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले जब डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व किए, तो मैं ये मान रहा हूँ 160 में आपकी बहुत अच्छी इफिशिएंसी में आपको प्रेशर नहीं बना रहा, तो भी आप 130 से 140 नंबर में आपको बोल रहा हूँ कि आप पाओगे। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ। अब बची बात की बाकी 30 मिनट बचे हुए हैं। ठीक, अब जो 30 मिनट बचे हुए उसकी बात करें, तो उसमें आपको 70 नंबर से प्लस मैं बोल रहा हूँ। अभी आपके ऊपर है कि आप 70 से ऊपर कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, लेकिन आपको 70 नंबर कम से कम तो अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपके साथ कि क्वेश्चंस पूछा होगा, जो मैंने पहले वाले को बताया कि कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ क्या कहते हैं आपके थ्योरी बचे होंगे, तो थ्योरी आपको पहले नंबर पे करना है, थ्योरी तो छूटनी नहीं चाहिए आपको। न्यूमेरिकल में भी क्या है कि अगर ऐसे न्यूमेरिकल आए हैं जिसका आपको मालूम है कि इसमें करना क्या क्या, आपको प्रोसीजर अच्छे से पता है, लेकिन आपको लग रहा है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो भी आप उस क्वेश्चन को करिए। लेकिन किसी का अगर आपको स्टेप आधा पता है तो आप मत कीजिए। जैसे कि आपको वाले कोई क्वेश्चन मालूम है, तो आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में समय लगा, तो आप पहले उसको दिखा दें कि पहले हम ये करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, स्टेप 3 होगा, अब उसका सॉल्व करिए। तो क्या होगा कि अगर 10 नंबर का 15 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको 2 नंबर ये स्टेप दिखाने हो जाएंगे, आपको पूरा प्रोसीजर शुरुआत से लास्ट तक पता था, भले आंसर आपका नहीं आया। ठीक है, तो आपको कुछ नंबर 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। अब आपने पहले क्वेश्चन का डाटा लगा दिया, कुछ कर दिया, तो इस हिसाब से आ जाएगा। साथ में अगर आपने निकाल दिया आंसर नहीं भी हो तो भी जितना आप निकालते हैं उसको सही तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल में आपको वही करना है, और आपको न्यूमेरिकल में क्या करना है, कुछ गिवन डाटा कर दिया, इस तरीके से दिखा के रिप्रेजेंटेशन करना है, और ऐसा रिप्रेजेंट करना है आपको कि आपको इस 70 मार्क्स में प्लस में कम से कम आपको 40 नंबर का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको 40 नंबर भी मिल जाए, 40 से 60 नंबर के बीच का रेंज मिल जाए। तो आप भी कहां पहुंचोगे, आप पहुंचोगे कहां, मैंने ऊपर आपको 140 से 170 दिया, तो आप भी नियर अबाउट 200 पहुंच जाओगे। अब आपके पास अभी की ये समस्या है कि अब आपको यहां पहुंचना। अब मैं इन बच्चों को ही फोकस करते हुए मैं बता रहा हूं कि अगर आप लास्ट के 3 साल के बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जिस फॉर्मूले पे आए हैं उस फॉर्मूले को समझ लो। सॉयल हाइड्रोलिक्स इरिगेशन जो मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको कि सॉयल हाइड्रोलिक्स इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और इन्वायरमेंट अगर ले लेते हो साथ में आप, इसके बाद आपके ये जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका ये लगभग 200-150 नंबर तो आपको दे ही रहा है। ये बीएमसी वगैरह आप कर लेते हो, तो अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको नहीं कुछ तो 50 से 60 नंबर तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से बढ़ने वाले हैं आपके। तो जो बच्चे 150-180 के रेंज में हैं उनका 220 पहुंच जाएगा। देखिए जो बच्चे 240-250 ऑलरेडी जा रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ तैयार है। जो बच्चे 150-160 के बीच में, उनको प्रीवियस ईयर भी अच्छे से पूरा तैयार करने से भी उनको 40 से 50 नंबर का एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मैं सारे तीनों बच्चों को अलग अलग स्ट्रेटजी बनाया, सबके लिए अलग अलग अप्रोच थी। अभी 2 से 3 दिन के अंदर मैं एक पूरा कंप्लीट वो लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को मैं पूरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बना दूंगा। और मैं बेट कर रहा हूं कि 60 से 70% टॉपिक्स वही होंगे एग्जाम में,
क्वेश्चंस भी, डाटा तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन 60 से 70% टॉपिक आपको एग्जाम में एकदम वही मिलने वाले हैं, और आप उस हिसाब से एकदम अप्रोच कर सकते हो कि क्या होने वाला है। मैं कुछ क्वेश्चंस भी हो सकता है अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ तो करूंगा। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आप लोग इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग और भी एग्जाम्स के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि वो लोग भी अच्छा नंबर पा सके। क्योंकि जब आप लोग एक साथ सेलेक्ट होते हो तो हर तरफ पॉजिटिविटी का माहौल होता है, और हर बच्चा, जब आप ऑफिस में जाते हो या कलीग बनते हो, अगर आप अपने दोस्त भी आपके ऑफिस में कलीग बन जाए तो आपको बहुत ही मजा आता है जॉब करने में। तो आपको सबको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एसएससी जेईई मेंस। और आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हो आप हम लोगों को आस्क कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।